बच्चों, आज हम इतिहास के चौथे अध्याय मुगल साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। तो मध्यकाल में, जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, सल्तनत काल। तो मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। तो सल्तनत पीरियड के जो सुल्तान थे, उनके विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। यानी जो सल्तनत काल में जितने भी सुल्तान हुए, वो एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में नाकाम रहे, वो उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन मुगलों ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, उसकी स्थापना की और लंबे समय तक शासन किया। तो 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए थे, वे राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। तो यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। यानी जो जिस प्रकार की शासन व्यवस्था उन्होंने दी थी मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, वो शासन व्यवस्था दूसरे शासकों, जैसे उनके बाद यहाँ पर अंग्रेज आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश लोगों ने अपनी यहाँ पे सरकार बनाई, तो उन्होंने भी उसी व्यवस्था को आगे जारी रखा। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। हम जैसे हर साल 15 अगस्त पर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री लाल किले में ध्वजारोहण करते हैं और वहाँ से देश को संबोधित करते हैं। तो ये परंपरा चली आ रही है। तो ये लाल किला मुगलों का बनाया हुआ है और जिस प्रकार से उन्होंने उसको बनाया था, तो उसकी यहाँ से हम एक छटा देखते हैं। ये लाल किले की वो प्राचीर है जहाँ से प्रधानमंत्री यहाँ पर जनता को संबोधित करते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं। और ये पीछे लाल किले के अंदर के जो भवन है, उनका यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। अब एक चित्र और आते हैं कि ये इसमें था कि मुगल कौन थे पहले। तो मुगल सेंट्रल एशिया से आई हुई एक प्रजाति थी जो 2 महान वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। यानी वो माता की तरफ से चंगेज खान के वंशज थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो यानी उनके जो पिता थे वो तैमूर के वंशज थे, माता चंगेज़ खान के वंश की थी। लेकिन मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। तो उसका कारण था कि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। वह चंगेज खान ने हजारों लोगों को मरवा दिया था और यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ जो आज का जो उज्बेकिस्तान है, वहाँ पर जो प्रजाति रहती थी, जो लोग रहते थे, उनको उज्बेक कहा जाता था। तो वो भी जो है मार काट में ही लगे रहते थे। तो उन्होंने भी बहुत से नरसंहार किए थे, हजारों लोगों को उन्होंने भी मारा था। तो दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे और वो भी इसलिए करते थे कि इस चंगेज़ खान भी भारत पर आया था, लेकिन उसने यहाँ पर सिर्फ आक्रमण किया, यहाँ पर वो रहा नहीं। लेकिन
तैमूर 1398 में उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पर वो यहाँ पर रहा भी था, तो इसलिए वो गर्व अनुभव करते थे कि वो तैमूर के वंशज हैं। अब ये नीचे चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में तैमूर, उसके वंशज और जो उसके उत्तराधिकारी थे और मुग़ल बादशाहों का यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है। तो सबसे बीच में यहाँ तैमूर है जो बीच में आसन पर बैठा हुआ है। उसके बाद उसकी जो दाहिनी तरफ के लाइन है उसमें सबसे पहले उसका बेटा मीरन शाह जो कि बाबर का लकड़ दादा था, वो बैठा हुआ है। तो ये मीरन शाह हैं जो यहाँ पे पहले नंबर पे बैठे हैं उसकी दाईं तरफ से। उसके बाद अबू सैद हैं जो बाबर के दादा थे। उसके बाद बाबर है, बाबर के बाद अकबर है और अकबर के बाद शाहजहाँ है। तो ये चित्र है जिस इस तरफ की लाइन में, तो यहाँ पे क्रम से वो बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जो बाएं ओर का चित्र है इसमें मोहम्मद मिर्ज़ा जो बाबर के परदादा थे। उसके बाद है उमर शेख बाबर के पिता, फिर है हुमायूं, उसके बाद है जहांगीर और सबसे अंत में है औरंगजेब। तो मुग़ल बादशाहों को तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाने का बड़ा शौक़ था और वो हर मुग़ल बादशाह तैमूर के साथ अपनी वंशावली में अपने चित्र को दिखाता था। तो यहाँ पर इस तरह से देखा है कि यहाँ जो मीरन शाह हैं वो तैमूर के पुत्र हैं। उधर मोहम्मद मिर्ज़ा हैं जो मीरन शाह के पुत्र हैं। यहाँ पर अबू सैद हैं जो मोहम्मद मिर्ज़ा के पुत्र हैं और उनके सामने उमर शेख हैं जो अबू सैद के बेटे हैं। अबू सैद के बेटे बाबर, फिर उसके बाद यहाँ पर हैं बाबर के बेटे यहाँ पर हैं हुमायूं के बेटे अकबर और अकबर के बेटे जहांगीर के बेटे शाहजहाँ और शाहजहाँ के बेटे यहाँ पर औरंगजेब। तो इस तरह से इन मुग़ल सम्राटों की यहाँ पर ये चित्र के द्वारा उनकी वंशावली को प्रस्तुत किया गया है। पहले मुग़ल सैन्य अभियान। तो प्रथम मुग़ल शासक बाबर, जिसने 1526 से 1530 तक दिल्ली पर शासन किया, तो बाबर ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, यानी उसको भागना पड़ा क्योंकि उज़्बेक आक्रमणों का वो सामना नहीं कर पाया। उस समय उसकी उम्र कम थी। तो अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुग़ल सैन्य अभियान है उनको इस तालिका 1 में नीचे दिया गया है और इसको आप ध्यान से पढ़िए। और इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति देखी जा सकती है, यानी कोई घटना कितनी बार हुई, कैसे हुई, उसको हम देख सकते हैं। अब जैसे अगर हम देखते हैं, अफ़गान मुग़ल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। दिल्ली में जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा सुल्तानत पीरियड में, सुल्तानों के पीरियड में, कि अफ़गान और तुर्क 2 तरह के यहाँ पर शासक आए और इनके आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो मनमुटाव होते रहते थे, झगड़े होते रहते थे, गद्दी के लिए युद्ध होते थे। तो मुग़लों के लिए उस समय अफ़गान सबसे बड़ा खतरा थे। उसके बाद मुग़लों और अहोम। अब अहोम थे जो आसाम के रहने वाले, आसाम का जो वैसे असम बोलते हैं लेकिन वो अहोम वहाँ पर रहने वाले लोग थे। उन्होंने एक बड़ा
साम्राज्य आसाम में खड़ा किया था, तो वो भी मुग़लों के लिए खतरा थे, जिसको हम आगे आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। फिर सिख, मेवाड़ और मारवाड़ के राजपूत, तो ये सब जो है इनको उस तालिका में दिया गया है। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये एक दूसरे के साथ इनके युद्ध हुए, किस प्रकार से युद्ध हुए। अब इसमें सफ़ाविद, ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? तो ये सब चीज़ें हम इसमें आगे आने वाले अध्यायों में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।